असद का बाप काफी ज्यादा परेशान होता है। इसी परेशानी में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। असद के बाप की ये हालत देखकर ऐजा काफी परेशान होती है। उसी दौरान रूहान और अनया घर आते हैं। रूहान जब अपने बाप की ये हालत देखता है तो उसे फौरन अस्पताल ले जाता है। ऐजा एक कोने में खड़ी बहुत परेशान होती है। उसी दौरान रूहान ऐजा के पास आकर कहता है, अगर डैड को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे पहले ही शक था तुम डैड के साथ कुछ गलत करोगी। भाभी, जब हम घर में मौजूद नहीं थे तो आपने मौके का फायदा उठाकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अगर मैं वक्त पर ना आता तो पता नहीं आप डैड के साथ क्या करती। रूहान की बात सुनकर ऐजा रूहान से कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम मेरी बातों का यकीन करो। लेकिन रूहान ऐजा की कोई बात सुनना गवारा नहीं करता, क्योंकि रूहान अच्छे से जान चुका है ऐजा किसी भी हद तक जा सकती है। रूहान असद को कॉल करके अपने पास बुला लेता है। इशल और आशिर भी ये खबर सुनकर हॉस्पिटल आ जाते हैं। ये लोग बहुत परेशान होते हैं। उसी दौरान डॉक्टर आकर असद से कहता है, आपके वालिद को होश आ गया है, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है वो अब बोल नहीं सकते। ये खबर सुनकर असद के पैरों से जमीन निकल जाती है। उसी दौरान ऐजा आगे बढ़कर असद से कहती है, तुम टेंशन ना लो, अंकल बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। रूहान ऐजा की ये तसल्लियां सुनकर कहता है, आप तो यही चाहती हैं डैड सारी जिंदगी बोल ना सके ताकि आपका राज किसी के सामने फाश ना हो। भाभी, आज डैड की जो हालत है उसकी जिम्मेदार आप हैं। असद भाई, आप ऐजा भाभी से पूछें उन्होंने डैड के साथ क्या किया जो उनकी ये हालत हुई। असद रूहान की बात सुनकर कहता है, तुम अपनी भाभी से कैसे बात कर रहे हो रूहान, लगता है तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आती। कितनी बार तुम्हें कहा है बड़ों के सामने तमीज से पेश आया करो। रूहान अपने भाई की बात सुनकर कहता है, पता नहीं आपको क्या हो गया है, आप मेरी बातों को क्यों नहीं समझ रहे। भाई, आप खुद सोचें, मैं और अनाया जब आंटी के घर गए तो पीछे भाभी और डैड थे। जब हम वापस आए तो डैड की तबीयत खराब थी, मैं उन्हें हॉस्पिटल ले आया। आप खुद बताएं, ऐजा भाभी के अलावा ये काम और कौन कर सकता है। ये पहले भी इशल और आशिर को इस घर से निकाल चुकी हैं। पता नहीं ये हमसे किस चीज का बदला ले रही हैं। देखना आने वाले वक्त में आप बहुत पछताएंगे जब आपको भाभी की सच्चाई मालूम होगी। भाई, आप अपनी बीवी की तरफदारी करना छोड़ दें। आप ऐजा भाभी का साथ देते हैं, इसलिए वो अपनी मर्जी से जो दिल करे वही काम करती है। भाभी ये नहीं देखती आने वाले इंसान के साथ क्या हो गया, बस वो अपनी अना और जिद में आकर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। ये सुनकर असद खामोश हो जाता है। उसे भी ऐजा पर शक होने लग जाता है। ये सब लोग जब वापस घर आते हैं तो ऐजा असद के बाप के पास आकर कहती है, शुक्र है आप बोल नहीं सकते, वरना मेरा पर्दा सब लोगों के सामने फाश हो जाता। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। मेरी ख्वाहिश है मैं इस घर पर हुकूमत करूं। इस घर की बड़ी बहू होने के नाते सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो। मैं अपनी जगह किसी को नहीं दे सकती। इधर रूहान अपने रूम में बैठा होता है। उसी दौरान अनाया रूहान के पास आकर कहती है, आप टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा। अगर ये काम ऐजा ने किया है तो वो बहुत जल्द पकड़ी जाएगी। झूठ कभी छुपता नहीं, हमेशा सच की जीत होती है। अभी ऐजा का दौर चल रहा है, जब हमारा वक्त आएगा तो देखना ऐजा अपने किए पर बहुत पछताएगी। उस वक्त असद भाई ऐजा का कोई साथ नहीं देंगे। अभी असद के सामने ऐजा मासूम बन रही है। रूहान, हमें किसी भी तरीके ऐजा को सबूत से पकड़ना होगा। हमें एक बार ऐजा के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए, फिर देखना असद ऐजा का वो हल करेगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। इधर इशल आशिर के पास आकर कहती है, ऐजा ने जो हरकत की वो नाकाबिले बर्दाश्त है। पता नहीं असद भाई को क्या हो गया है, वो ऐजा के खिलाफ कोई बात सुनना गवारा नहीं करते। आशिर, मैं तुम्हें बता दूं, ये ऐजा अब रूहान और अनाया को इस घर से निकाल कर रहेगी, क्योंकि मैं उसकी आदतों से अच्छे से वाकिफ हूँ। जो भी उसके खिलाफ जाता है ये उसे जलील करके अपने घर से निकाल देती है। जिस तरह ऐजा ने मेरे साथ किया, सेम वही अमल वो रूहान के साथ करके उसे अपने भाई से अलग करेगी। आशिर इशल की बात सुनकर कहता है, रूहान मेरी तरह नहीं जो अपने ऊपर हुए जुल्म सितम बर्दाश्त करेगा। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, वो खामोश नहीं रहने वाला। वो बहुत जल्द ऐजा की सच्चाई सबके सामने ले आएगा। काश डैड बोल सकते तो आज ऐजा का राज सबके सामने फाश हो जाता, लेकिन मजबूरी यही है, वो सारी जिंदगी बोल नहीं सकते। रूहान सच कह रहा था, आज डैड की जो हालत है उसकी जिम्मेदार ऐजा है।